आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 के अंदर इकोनॉमिक्स में अपना सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में क्या खास बात लिखा हुआ है। चैप्टर चूंकि लास्ट वाला है, थोड़ा आसान भी है, थोड़ा छोटा भी है, तो बस इसको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। फिर ये चैप्टर इतना आसान है कि आप इसको 1-2 बार अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर पूरी तरीके से आपके कमांड में आ जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक का नाम है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर फूड सिक्योरिटी होता क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, लेकिन पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है। तो आइए पहले समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। देखो यहाँ पे ना पहली बात तो आप 3 वर्ड को समझो, फिर आपको फूड सिक्योरिटी समझ में ज़्यादा आएगा। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि फूड हम अवेलेबल हो, मार्केट में फूड अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि फूड होने चाहिए, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो गोडाउन में हो, या फिर अभी तक फसल कटा नहीं है, खेतों में ही अनाज हमारा भी रखा हुआ है मान लीजिए। कहने का मतलब है कि किसी भी जगह पे बस हमारे पास फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा बात है एक्सेसिबिलिटी, फूड कहीं पर भी है, हम उसको जाके लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़ हो गया हमारा अफोर्डेबिलिटी, मतलब फूड हमारे पास है, उसको हम ला भी सकते हैं, लेकिन वो फूड कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब कि हम उसको खरीद सकते हैं। तो यदि ये 3 चीज़ हमारे पास है फूड को लेकर, तो हम कहेंगे कि इसी को हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब हो गया फूड का अवेलेबल होना, फूड का एक्सेस होना, एक्सेस का मतलब कि हम जग गए और लेकर आ गए। ठीक है, और तीसरा हो गया फूड का अफोर्डेबिलिटी, यानी कि हम फूड को अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब खरीद पा रहे हैं। यदि कोई भी आदमी ये 3 चीज कर पा रहा है, यानी कि मार्केट में फूड अवेलेबल है उसके लिए, वो उसको जाके खरीद भी पा रहा है, मतलब कि एक्सेस कर पा रहा है, एक्सेस मतलब उसको ला पा रहा है, और वो खरीद भी पा रहा है, मतलब उसके बजट में है, वो खरीद पा रहा है, तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीनों चीज का यहाँ पे मतलब भी लिखा हुआ है जो हमने अभी आपको बताया। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। यानी कि अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि हमारे पास, यानी कि हमारे कंट्री में फूड होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो हमारे कंट्री में फूड होना चाहिए पहला। अब यदि पिछले साल का हमारे पास फूड है वो भी चलेगा, इस साल जो खेतों में अनाज उगेगा वो भी चलेगा। कहने का मतलब पिछले साल का अनाज बचा हुआ है या फिर इस साल खेत में अनाज हुआ है, किसी भी तरीके से बस हमारे कंट्री में फूड होना चाहिए। ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी का मतलब। ठीक है, अगला हमारा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि जो फूड है वो हमारे कंट्री के अंदर ही होना चाहिए, ताकि हम जाके अपने कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से गए दूसरे स्टेट से लेकर आ गए। समझ में आ रही है बात? तो पहला समझो आप अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि हमारे कंट्री में फूड होना चाहिए, चाहे वो फूड खेतों में हो, चाहे वो फूड गवर्नमेंट के गोडाउन में हो, कहीं पर भी हो, बस हमारे पास फूड होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि वो हमारे रीच में हो। रीच का मतलब हो गया कि इतना नजदीक हो कि हम जाके जरूरत पड़ने पर उस फूड को लेकर आ सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फूड हमारे कंट्री में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके कंट्री में फूड नहीं है, लेकिन वो चाइना में फूड है, तो क्या हम चाइना से फूड लेने के लिए जाएंगे भूख लगने के टाइम पे? नहीं, अपने कंट्री से लेंगे ना। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि फूड हमारे रीच में होना चाहिए, हमारे कंट्री के अंदर होना चाहिए, ताकि हम जब चाहें तब उसको ला सकते हैं अपने पास। और तीसरा चीज है हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स एन इंडिविजुअल हैज एनफ मनी टू बाई सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। यानी कि एक आदमी के पास इतना पैसा होना चाहिए
कि वो फूड को खरीद सकता है। तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे, इन तीनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी कि फूड का होना, फूड हमारे रीच में होना कि जब जरूरत पड़ा तब हम जाके लेकर आ गए, और फूड का अफोर्डेबल होना यानी कि ज़्यादा महंगा फूड ना हो। तो यदि यही तीन चीज़ हमारा एक साथ मिल जाता है तो वही हमारा कहला जाता है फूड सिक्योरिटी। समझ में आया बात? तो जब भी आप फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन लिखेंगे तो फूड सिक्योरिटी के डेफिनेशन में तीनों चीज़ आना चाहिए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ। तो बताइए हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी है ऐसा कब बोला जाएगा? जब हमारे पास फूड अवेलेबल हो, हमारे एक्सेस में हो, एक्सेस मतलब कि हमको कंट्री के अंदर ही मिल जाए, और अफोर्डेबल हो, यदि मतलब हम लोग कम से कम पैसे में ना उसको खरीद सके। तो यदि तीन चीज़ हमारे इंडिया में होगा तो हम लोग कहेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखते हैं फिर हम लोग कब कहेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी है। तब कहेंगे जब एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल दी पर्सन, यानी कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी के लिए अनाज इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा अवेलेबिलिटी के लिए। अगला है देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, यानी कि फूड को लाने में अपने घर तक किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये कह रहा है कि फूड जो है वो आपके कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। झंझट कब आता है फूड को इस्तेमाल करने में? जब फूड हमारे किसी और कंट्री में होता है। तो उस कंट्री से आप अनाज लेकर अपने कंट्री में आओगे तो समस्या तो है, बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो फूड हमारे कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक्सेसिबिलिटी। अगला हमारा ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई। कैपेसिटी टू बाई फूड का मतलब हो गया अफोर्डेबिलिटी, यानी कि अनाज इतना सस्ता होना चाहिए कि हम उसको हर कोई इस्तेमाल कर सके। अब जरा एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमारे कंट्री में फूड अवेलेबल भी है, हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना महंगा है कि हम लोग उसको खरीद ही नहीं सकते हैं। तो क्या इंडिया में फूड सिक्योरिटी है ऐसा कहला जाएगा? कभी कह पाएंगे? कभी नहीं कह पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया तीनों चीज होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ इंडिया में फूड सिक्योरिटी है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो क्या ये फूड सिक्योरिटी क्या है समझ में आ गया? फूड सिक्योरिटी में बस 3 वर्ड ध्यान रखने हैं कि फूड अवेलेबल होना चाहिए कंट्री में, कंट्री के अंदर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होगा? कंट्री के अंदर होना चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब होगा कि वो हमारे बजट में होना चाहिए। ठीक ना? मतलब कि अनाज का प्राइस उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ होगा तो हम लोग कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है वाई फूड सिक्योरिटी। अब बताइए कि फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? भाई इसलिए चाहिए क्योंकि कोई भी आदमी भूखा ना मरे, भूखा ना सो जाए, किसी आदमी को अनाज का प्राइस ज़्यादा महंगा होने की वजह से वो भूखा ना रह जाए। तो फूड सिक्योरिटी बताइए जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है भाई। फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो लोगों के पास अनाज नहीं रहेगा, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब अनाज है ही नहीं, एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात वो अफोर्ड फिर कहाँ से करेंगे? तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, गरीबों का संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी होना तो कंपलसरी हो जाता है फिर। तो देखते हैं कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब हो गया, नेचुरल कैलामिटी का मतलब जो कुछ चीज़ें अपने आप हो जाते हैं, जैसे ड्राउट, सूखा पड़ जाना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेज। अब देखो हमारे कंट्री में ना गोडाउन होते हैं सरकार के पास, जहाँ पे वो बड़े बड़े गोडाउन में अनाज को स्टोर करके रखते हैं। तो भाई यदि हमारे कंट्री में मान लीजिए सूखापन आ गया, सूखापन मतलब हर जगह का जमीन सूख गया, अनाज है ही नहीं, सरकार के गोडाउन में जो अनाज था वो भी खत्म हो जा रहा है, तो बताइए इस प्रकार के सिचुएशन में लोगों को खाना आप कहाँ से खिलाओगे? आपके पास फूड सिक्योरिटी रहेगा तभी तो खिलाओगे आप, मतलब कि आपके पास अनाज का स्टॉक पहले से रहेगा तभी तो आप लोगों को अनाज दे पाओगे। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का इंडिया में समस्या आ जाए, इसके बावजूद लोग भूखे ना मरे, इसके लिए इंडिया में फूड सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है ना? इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। जैसे आप देखो कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे बाढ़ आता है, तो वहाँ पे अनाज का कमी हो जाता है। तो भाई उस अनाज का जो कमी है वो पूरा हम कब कर सकते हैं? जब इंडिया में फूड सिक्योरिटी होगा, यानी कि इंडिया में पहले से किसी जगह पे ज़्यादा अनाज रखा होगा तो वहाँ से निकालेंगे
और जिस जिस लोगों को ज़रूरत है उस लोगों को हम दे देंगे, है ना। तो ऐसा हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अनाज भारी मात्रा में पहले से होगा तब। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी होगा तभी हम लोगों का मदद कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप। अब देखो, जब भी अनाज का मात्रा घटेगा ना तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि दुकानदार वहां पे मनमानी करते हैं कि भाई हमारे पास इतना ही अनाज है, इसका दाम इतना है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ दूसरा वाला लेने के लिए तैयार है। तो जब आप सोचो, यदि किसी जगह पे भूकंप आ गया, वहां पे अनाज का कमी हो जाएगा, तो वहां के लोगों को अनाज कब मिल पाएगा, जब हमारे पास अनाज पहले से स्टोर किया हुआ रहेगा तब। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी रहेगा तब, ताकि हम कम पैसे में वहां पे अनाज को पहुंचा सके। ठीक है ना। आगे, एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। अब यदि अनाज का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हर आदमी उसको खरीद के खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। इसलिए अनाज का प्राइस हमको हमेशा क्या रखना है, कम रखना है। और अनाज का प्राइस कम रखने का मतलब यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी का बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इंडिया जैसे कंट्री में फूड सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर आदमी यहाँ पे उतना ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत लोग गरीब भी हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई खाना खरीद के खा सके, इसीलिए इंडिया जैसे कंट्री में खास करके फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इफ सच कैलेमिटी हैपेंस इन अ वाइड स्प्रेड, वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर अ longer time period, it may cause a situation of starvation। यानी कि यदि किसी जगह पर लंबे समय तक किसी प्रकार का समस्या बना रहा तो बताइए वहां पे किस प्रकार का सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब हो गया कि वहां पे लोग भूख से मर जाएंगे। होता है ना, कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वहां पे लोगों के पास अनाज नहीं होता है क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। तो उस केस में क्या होता है, वहां के लोगों को अनाज का कमी होने की वजह से एक सिचुएशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टारवेशन। और स्टारवेशन का मतलब होगा कि अनाज लोगों के पास नहीं होगा तो लोग भूखों से मर जाएंगे। लेकिन यदि इस भूख से लोगों को मरने से बचाना है तो इंडिया में क्या करना पड़ेगा, आपको फूड सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। मतलब कि इतना ज़्यादा अनाज पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा एक जगह पे, ताकि किसी जगह पर कोई समस्या आए भी तो वहां से हम अनाज निकाल के उस जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक ना। आगे, अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फैमिन। यानी कि यदि लोगों के पास खाने का अनाज नहीं रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टारवेशन। और स्टारवेशन किसका रूप ले सकता है, फेमाइन का रूप ले सकता है। फेमाइन का मतलब होता है सिंपल सा, बड़े लेवल पे लोगों का मर जाना भूख के वजह से। ठीक ना, समझ आ रही है बात। तो अब बताइए, इंडिया जैसे कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को यदि भूखमरी से नहीं बचाना, मतलब नहीं मारना है, उसको बचा के रखना है, तो फूड सिक्योरिटी जरूरी है भाई। इसीलिए आपको पहले ज्यादा अनाज स्टोर करके एक जगह पर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी जाकर हमारे इंडिया में चाहे भूखमरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोगों को मरने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब अनाज ही नहीं रहेगा तो कहां से बचाओगे फिर। आगे, the most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943। हमारे इंडिया में बंगाल के अंदर 1943 में एक बहुत ही भयंकर फेमाइन आया था, जहां पे बंगाल में कई सारे लोग भूख से मर गए थे। केवल सोचो, ये बात कब का हो रहा है, 1943 का हो रहा है। 1943 यानी कि आज़ादी से 4 साल पहले। ठीक ना, ये हुआ 1943 में और आज़ादी हम लोगों को मिला 1947 में। यानी कि आज़ादी से 4 साल पहले बंगाल में आया था भूखमरी, जहाँ पे कई सारे लोग जो भूख के वजह से मर गए थे। अनाज ही नहीं था लोगों के पास खाने के लिए, और हमारे पास उतना उस समय पे सरकार उतना अच्छा भी नहीं था कि सारे लोगों को अनाज बांट सके। और उस समय पे इंडिया में कब्जा किसका था, अंग्रेजों का। ठीक ना, तो अंग्रेज क्यों ही फ्री में अनाज बांटेंगे लोगों को, या फिर अंग्रेज सस्ते में लोगों को क्यों ही अनाज देंगे, है ना। दिस फेमाइन किल 30 लाख पीपल इन बंगाल। सोचो, लगभग, केवल बंगाल का बात हो रहा, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल का, केवल बंगाल में 30 लाख लोग मर गए थे। सोचो, भूखमरी की वजह से। लेकिन ये बच सकता था कैसे, यदि इंडिया में फूड सिक्योरिटी रहता तो, यानी कि फूड हमारे पास पहले से स्टॉक रहता किया हुआ तब। लेकिन हमारे पास अनाज स्टॉक किया हुआ था नहीं,
और अंग्रेज हमारे पर उतना ध्यान दिया भी नहीं। तो 30 लाख लोग बंगाल में मारे गए भूख के वजह से। उसके बाद है नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन, यानी कि बंगाल में जो कुछ हुआ उस प्रकार का सिचुएशन दोबारा हमारे इंडिया में कभी भी आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद। और जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं हमारा गवर्नमेंट ठीक काम कर रहा है। इस महीने में इंडिया में फूड सिक्योरिटी होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अनाज अवेलेबल भी है, हर कोई उसको एक्सेस भी कर पा रहा है, अपने घर से निकलता है, मार्केट से जाके खरीद के लेके आ जाता है, और अनाज थोड़ा सा अब सस्ता भी है। ठीक ना? यदि सस्ता अनाज का आपको एग्जाम्पल देखना हो तो राशन दुकान वाला देख लूँ, इसमें आप एक कार्ड लेके जाते हैं राशन दुकान के पास और बहुत सस्ते में आपको अनाज मिल जाता है। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा। तो बंगाल जैसा सिचुएशन आज तक इंडिया में दोबारा कभी क्रिएट नहीं हो पाया। आगे, स्टारवेशन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन कलाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा। ओडिशा में भी हुआ था, ओडिशा में भी कई सारे लोग मरे थे। और ओडिशा में 2 जगह है बेसिकली, कालाहांडी और काशीपुर। तो ओडिशा में कालाहांडी और काशीपुर, यहाँ पे भी भूख के वजह से लोग कई सारे मारे गए थे। उसके बाद बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला है, उसका नाम है बैरन, वहाँ पे भी इस प्रकार के समस्याएं देखने को मिले हैं। उसके बाद पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड में भी हुआ था। झारखंड में कहाँ पे? झारखंड के अंदर पलामू जिला में। एंड मैनी अदर रिमोट एरिया ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, यानी कि कुछ साल पहले भी इंडिया में इस प्रकार, मतलब कुछ साल पहले का मतलब हो गया कि अंग्रेजों के टाइम पे खास करके ज़्यादा, उस समय पर इंडिया में भूखमरी का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा देखने को मिला था। लेकिन बंगाल के जैसा कहीं पे भी नहीं। बंगाल में सबसे ज़्यादा भूखमरी आया था, उसके बाद हर जगह पर उससे कम हुआ है। ठीक ना? तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये बात समझ में आया? Therefore, food security is needed to ensure food at all time. तो भाई किसी भी आदमी का भूख के वजह से जान ना जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? फिर इंडिया में फूड सिक्योरिटी जरूरी है। मतलब है कि फूड को इतना ज़्यादा स्टोर करके रख लो, इतना ज़्यादा इकट्ठा करके रख लो और इतने कम प्राइस में लोगों को बांटो, खास करके तब जब किसी प्रकार का समस्या हो जाए तब, ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी उसको खरीद के खा पाए। ठीक ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिया में यदि लोगों को भूख के वजह से नहीं मारना है, सभी लोगों को अनाज मिलता रहे, वो अपना घर परिवार चलाता रहे, तो इंडिया में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, अनाज गवर्नमेंट को स्टोर करके ज़्यादा रखना पड़ेगा, और दूसरा बात, लोगों को कम पैसे में अनाज ज़्यादा बांटना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यदि ऐसा सरकार करेगी तो बंगाल जैसा सिचुएशन दोबारा हमारा इंडिया में कभी भी नहीं हो पाएगा। यदि सरकार लापरवाही कर देगी, अनाज के प्राइस बढ़ा देगी, वो स्टोर करके भी नहीं रखेगी, तो बंगाल जैसा सिचुएशन और भी क्रिएट हो सकता है। इस बार 30 लाख लोग मरे हैं, तो हो सकता है कि 30 करोड़ भी मर जाए, क्योंकि आज इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक ना? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आया बात इतना? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु आर फूड इनसिक्योर। ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे, हु आर फूड इनसिक्योर। इस वाले टॉपिक से आज का क्लास हमारा स्टार्ट होगा। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है ना? हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर का नाम जैसा कि था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। पहला टॉपिक था हमारा व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था दूसरा टॉपिक का नाम था वाई फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, तो ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है हु आर फूड इनसिक्योर। फूड इनसिक्योर का मतलब हो गया कि कौन है जिनको कि फूड नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर्स फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए सही से अनाज नहीं मिल पा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने का 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पा रहा है। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। सबसे ज़्यादा यदि खाने पीने का समस्या किसी को होता है तो वैसे लोगों को जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन नहीं है,
या फिर ज़मीन है भी तो बहुत कम ज़मीन है। समझ आ रही है बात। अब उनके पास ज़मीन है तो बहुत कम है, उस पर यदि वो खेती करेगा तो केवल अपने घर का ही लोग खा पाएगा उतने खेती पे, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसका तो और बुरा हाल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर किसी के पास ज़मीन है तो बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market। बात करें हम लोग शहरों में, तो शहरों में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि सही तरीके से खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो शहरों में वैसे लोग हैं जिनके लोग वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे सही तरीके से पेमेंट नहीं मिलता है। इल पेड ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया कि वो ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे पेमेंट बहुत कम मिलता है, या फिर पेमेंट मिलता भी है तो कभी कभार नहीं भी मिलता है। समझ आ रही है बात। तो शहर में ऐसे लोग जो कि ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उनको पेमेंट रेगुलरली नहीं मिलता और बहुत कम पेमेंट मिलता है, तो बताइए क्या वो अपने उस छोटे से पैसे से घर परिवार चला पाएगा? कभी नहीं चला पाएगा। तो ये एक समस्या है। और किस प्रकार के लोगों को समस्या ज़्यादा होता है शहरों में? कैजुअल लेबर मार्केट। कैजुअल लेबर मार्केट का मतलब हो गया कि आज काम है तो घर चलेगा, पैसा कमाएंगे, कल काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो घर में राशन भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार के वर्कर को हम लोग कह देते हैं कैजुअल लेबर मार्केट। ठीक ना, जिसको आप कह सकते हो कि आज काम करोगे तो आज का पैसा मिलेगा, कल काम नहीं करोगे तो कल का पैसा नहीं मिलेगा। तो शहर में भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को पड़ता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि शहरों में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो सही तरीके से भोजन नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि पैसे का कमी होता है। ठीक ना। इनएबिलिटी टू बाई फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अच्छा अनाज खरीद के खा सके, तो ये भी एक समस्या है। ठीक ना। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स एंड चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 years कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। जैसे हमारे इंडिया में जो मदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं उस महिला को खाने पीने का जो है ना ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन उनको सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है। जैसे आप कभी डॉक्टर से भी सुनेंगे, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर भी बोलते हैं उनको कि खान पान पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आप जो खाओगे आपके बच्चे के बॉडी में भी वही जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोल तो देते हैं, लेकिन उतना अच्छे तरीके का भोजन ना मिल पाने के वजह से महिला भी बीमार पड़ जाती है रेगुलर, और चूंकि वो प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियस बात उसके बच्चे पे भी असर पड़ता है। ठीक ना। तो प्रेग्नेंट जो मदर होती हैं उनको भी सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है, और जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको यदि सही तरीके से आप खाना नहीं खिलाओगे तो उनको कई प्रकार के बीमारी हो जाते हैं। खास करके जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका देख रेख करने का जरूरत थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उस समय पर वो बड़ा हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है उसका बॉडी, और उसी समय पे उसके खाने में लापरवाही कर दिया जाएगा, उसको सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। देखिए हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, जिनमें से कुछ स्टेट में भोजन का जो समस्या है ना वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों को खाने तक का अनाज नहीं मिल पा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, लगभग 7-8 ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे लोगों को भोजन का समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं कमा पा रहा है, और पैसा नहीं कमा पा रहा है तो सही तरीके से वो लोग खाना भी नहीं खा पा रहा है। ठीक ना। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अब हंगर जो है वो भी एक कारण है फूड इनसिक्योरिटी का। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा लेकिन आपके पास अनाज ही नहीं है खाने के लिए, तो बताइए क्या वो फूड इनसिक्योरिटी हुआ कि नहीं हुआ? इनसिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब हो गया कि भाई उसको भोजन का जरूरत तो है लेकिन उसके पास है नहीं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन।
अब जो हंगर है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। हंगर मतलब एक तरीके से भूख कह लो आप, वो दो प्रकार का है। पहला है हमारा क्रॉनिक हंगर और दूसरा है सीजनल हंगर। तो आइए समझते हैं कि क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर क्या होता है। देखिए पहले क्रॉनिक समझते हैं। क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट डाइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्रॉनिक हंगर का मतलब हो गया कि आपको भोजन मिल तो रहा है खाने के लिए, लेकिन उस भोजन का जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है, और जितना भोजन आपको खाने के लिए चाहिए उतना भोजन मिल भी नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्रॉनिक हंगर। तो क्रॉनिक हंगर में दो चीज़ ध्यान रखना है, बात ध्यान रखिएगा। क्रॉनिक हंगर में आपको भोजन खाने के लिए मिलेगा, लेकिन उस भोजन का क्वालिटी बहुत ही खराब होगा, बहुत ही खराब क्वालिटी का भोजन मिलेगा। हो सकता है कि उस भोजन को आप खाओ और आप बीमार पड़ जाओ, है ना। और दूसरी बात, जितना भोजन आपको खाने के लिए चाहिए उतना भोजन आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉनिक हंगर। पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। अब देखो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक हंगर का शिकार कौन लोग होते हैं? वैसे लोग जिनका इनकम बहुत कम है। चूंकि उनके पास इनकम बहुत कम है, यानी कि पैसा उनके पास बहुत कम है, तो वो क्या करते हैं, कम पैसा में खराब अनाज को खाने के लिए खरीद लेते हैं। तो कम पैसे में खराब अनाज को खरीद तो लिया, लेकिन उससे होगा क्या, और 10 प्रकार के बीमारी फैल जाएंगे, बीमारी हो जाएगा। तो क्रॉनिक हंगर का सिंपल सा मतलब हो गया कि आपके पास अनाज तो है खाने के लिए, लेकिन उस अनाज का जो मात्रा है बहुत कम है, और उस अनाज का जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का अनाज है। उसको आप खाओगे तो ना आपका पेट भरेगा, बल्कि 10 बीमारी और अलग से हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समस्या हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्रॉनिक हंगर। और क्रॉनिक हंगर का शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका इनकम बहुत ही कम होता है। कम इनकम होता है तो कम पैसे में जैसा जैसा भी अनाज वगैरह वो लोग खरीद लेते हैं खाने के लिए और बीमार पड़ जाते हैं। अगला है हमारा सीजनल हंगर। अब ये सीजनल हंगर क्या है, आइए इसको समझते हैं। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, देखो फसल लगाने से लेकर फसल को काटने तक, इस बीच में ना लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक। लेकिन इसके बाद यानी कि साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां पे लोगों के पास कोई काम होता ही नहीं है, तो उस समय पे लोगों के पास इनकम भी नहीं होता, फिर उसको हम लोग कह देते हैं सीजनल हंगर। अब इसका मतलब पहले आप समझो हुआ क्या अच्छी तरीके से। सीजनल हंगर का मतलब क्या है, देखो गाँवों में आप ज़्यादातर देखोगे कि जब फसल लगाने का महीना होता है तो उस समय पे लोगों के पास काम होता है। फसल जब काटने का बारी आता है खेतों से, उस समय भी लोगों के पास काम रहता है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं साल के जहाँ पे लोगों के पास कोई काम ही नहीं रहता है, बैठे रहते हैं दिन भर। तो बताइए, अब आप बैठे रहेंगे, आपके घर में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो क्या आपके घर में अनाज आएगा? नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं, फिर मांग चांग के पैसा कहीं से लाते हैं और फिर अपने घर में राशन पानी लेकर आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीजनल हंगर। सीजनल हंगर का मतलब हो गया साल में कभी कभार कुछ ऐसे महीने होंगे जहाँ पे आपके पास कोई काम ही नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो वैसी बात है घर में अनाज भी नहीं आएगा, ठीक ना। पैसा ही नहीं तो अनाज कहाँ से आएगा? इसको हम लोग कह देंगे सीजनल हंगर। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइन इन इंडिया। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया में चाहे वो क्रॉनिक हंगर हो चाहे वो सीजनल हंगर हो, दोनों में गिरावट आया है। यानी कि अब लोगों को सस्ते दाम में अच्छा अनाज मिलना स्टार्ट हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा राशन दुकान, जहाँ पे हम लोग बस एक कार्ड लेकर जाते हैं, राशन कार्ड, और कम दाम में अनाज को लेकर आ जाते हैं। वो अनाज भी ठीक होता है, मतलब उतना भी खराब क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक क्वालिटी का होता है, मतलब उसको खा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। कहने का मतलब हो गया कि इंडिया में जितना अनाज का ज़रूरत है उतना इंडिया में ही उगा लिया जाए, हम लोगों को किसी दूसरे कंट्री से अनाज लेने का ज़रूरत ना पड़े। और इस मायने में इंडिया ठीक है, क्योंकि हम लोग अनाज किसी से भी नहीं लेते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स एडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। यानी कि आज़ादी के बाद हमारे जो कंट्री के बड़े बड़े लीडर हैं, मतलब जब से हम लोगों को आज़ादी मिला उसके बाद से हमारे कंट्री के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उन सभी ने इसके ऊपर काम किया है कि इंडिया में आखिर क्या किया जाए
कि हम लोगों को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। तो उसके लिए हमारे इंडिया में क्या लाया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो गया? खेती बाड़ी में ट्रैक्टर इस्तेमाल होने लगे, अच्छे प्रकार के सीड्स इस्तेमाल होने लगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने लगे, हैंडपम्प इस्तेमाल होने लग गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें लाई गई जिसके वजह से इंडिया में खेती बाड़ी बढ़ गया और आज हम लोगों को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अगला, इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in the green revolution especially in the production of wheat and rice। यानी कि इंडिया में देखो ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होता है खाने के लिए? चावल और गेहूं, चावल और गेहूं का आटा, मतलब गेहूं का रोटी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चावल और गेहूं, यानी कि चावल और रोटी इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया में लाया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छे क्वालिटी के सीड्स, किसके? वीट के और राइस के लाए गए, ट्रैक्टर लाया गया, मशीन लाया गया जिससे खेती अच्छी तरीके से हो सके और जल्दी हो सके। तो यही सब चीज़ें हैं। कहने का मतलब वही है कि आज़ादी के बाद हमारे गवर्नमेंट ने पूरा कोशिश किया है कि अनाज का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो सही तरीके से हो सके, इतना ज़्यादा हो सके कि हमको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक ना। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। सबसे ज़्यादा इसका जो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला वो दो स्टेट में, पहला उत्तर प्रदेश में और दूसरा पंजाब में, यानी कि इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा खेती के मायने में डेवलपमेंट देखा गया। वेयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच्ड ऑन ऑल टाइम हाई ऑफ 78.9 मिलियन टन्स इन 2012-13। यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती हुआ उस टाइम पे, उसके पहले कभी भी इतना खेती नहीं हुआ था। कितना खेती हुआ था भाई? 78.9 मिलियन टन, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। सोच लो आप ऐसे समझो सिंपल सा, 1 टन में होता है 1000 केजी, ठीक, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख, और यहाँ पे कितना मिलियन है? 78 मिलियन। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, यदि आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, केजी में यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 78 मिलियन है, तो सबसे पहले तो 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, तो 78 इंटू 10 लाख कर देंगे, तो ये हो गया हमारा किस में? टन में। अब केजी में लाने के लिए क्या करेंगे? हम उसको और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा अनाज को उगाया गया। पहली बार इतना ज़्यादा अनाज उगा था 2012-13 में, कहाँ पे? पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इससे पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा अनाज कभी भी नहीं उगाया गया था। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि सरकार ने ध्यान दिया और ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया इसी के वजह से। समझ में आ रही है बात? अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा और करते हैं खेती। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन उत्तराखंड, झारखंड, असम एंड तमिलनाडु हैज ड्रॉप्ड। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा खेती कभी नहीं हो पाया और ना आज भी नहीं हो पाता वहाँ पे। जैसे उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु, इन सब में खेती उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये सब पहाड़ी इलाके हैं। उत्तराखंड हो गया, झारखंड पूरा पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं। असम तो पूरा पहाड़ी इलाका है और तमिलनाडु में भी पहाड़ है, ठीक ना। तो इन सारे जगहों पर खेती उतना अच्छा पहले भी नहीं होता था और आज भी नहीं है। समझ रही है बात? तो इस तरीके से ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आइए बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वो वाला टॉपिक समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ, इंडिया में जो खेती करने का तरीका था हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया और अनाज का जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके वजह से क्या हुआ, आज इंडिया इतना ज़्यादा हर साल अनाज उगाता है, इतना ज़्यादा खेती करता है कि इंडिया में यदि कहीं पर कोई बुरा सिचुएशन भी आ जाता है तो हम लोग उसको आसानी से आज हैंडल कर लेते हैं। लोग नहीं मरते हैं आज अनाज के वजह से। हम लोगों ने केस पढ़ा था ना बंगाल के बारे में। बंगाल में कितने लाख लोग मर गए थे? 30 लाख। बंगाल में 30 लाख लोग भूख की वजह से मर गए थे। लेकिन आज इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज इंडिया में खेती का जो लेवल है, एग्रीकल्चर का जो लेवल, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। और यदि इंडिया के आज किसी कोने में मान लीजिए कुछ गलत हो भी जाता है
कुछ घटना घट भी जाता है तो सबको हम लोग अनाज खिला सकते हैं, वो भी भरपेट। समझ रही बात, क्योंकि आज हमारे पास अनाज ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिया में आज कोई भी प्रकार का मुसीबत आ जाए, अनाज का कमी आज हमारे पास नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास अनाज बहुत ज़्यादा हमने ग्रो कर लिया है, स्टॉक करके रख दिया है। मतलब कि इंडिया में अब दोबारा भुखमरी जैसा सिचुएशन तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि पिछले 30 साल के बारे में जो बात करें तो पिछले 30 साल से इंडिया पूरी तरीके से अपने ही अनाज को इस्तेमाल करता है, किसी दूसरे से हम लोगों को लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा है 30 साल में। इसका मतलब हो गया कि पिछले 30 साल से हम लोगों के इंडिया में जो खेती का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। इतना अच्छा हो गया है कि इंडिया के सारे लोगों का हम लोग पेट भर भी दे रहे हैं, बचा के भी रख ले रहे हैं, इसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हम दूसरे कंट्री को बेच भी दे रहे हैं। इतना सब कुछ क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आज हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया है। तो पिछले 30 साल से हम लोग इस मायने में बहुत अच्छे हैं, किसी से अनाज हम लोग खरीदे नहीं है दूसरे कंट्री से, बल्कि दूसरे कंट्री को हम लोग और बेच दिए हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट द कंट्री लेवल हैज फर्दर बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। अब देखो हमारे कंट्री में हर टाइम गोडाउन में अनाज रखा रहे इमरजेंसी के लिए, इस चीज़ के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक अलग ही सिस्टम बना दिया है, उसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो हम लोग आगे बात करेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, जो फूड से जुड़ा हुआ सारा मुद्दा देखता है कि कितना गोडाउन में अनाज रहेगा, सरकार के गोडाउन में कितना अनाज रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कितना अनाज किस स्टेट को देना है ना, ये सारा वो डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब है कि अनाज का कभी भी कमी हमारे कंट्री में ना हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक नया सिस्टम ही बना दिया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि तुमको अनाज का देख रेख भरपाई वगैरह करते रहना है। दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, पहला हमारा बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके थ्रू वो अनाज को देखता है कम है कि ज़्यादा है, वो 2 सिस्टम है बेसिकली। पहला हमारा बफर स्टॉक है और दूसरा हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन्हीं 2 तरीके से गवर्नमेंट अनाज का देख रेख करता है, देखता है कि हमारा अनाज हमारे पास कम तो नहीं हो गया, कम होता है तो फिर गोडाउन में अनाज को वो लोग भरते भी हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा बफर स्टॉक, मतलब कि जो व्हाट इज बफर स्टॉक है वो टॉपिक हमारा हो गया। आइए समझते हैं और देखते हैं कि बफर स्टॉक हमारा क्या होता है। समझिए, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बफर स्टॉक बेसिकली कुछ नहीं है, बफर स्टॉक बेसिकली समझ लो सरकार का गोडाउन है, जहां पे सरकार क्या करती है, बड़े लेवल पे अनाज को इकट्ठा करके रखती है। और ये अनाज इकट्ठा करके रखना उस गोडाउन में किसका काम है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि गोडाउन में अनाज को इकट्ठा करके रखना है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, राशन दुकान पर जो अनाज आता है वो अनाज कहाँ से आता है? यहीं से आता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ही आता है। समझ रही है बात? ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना अनाज देना है। समझ रही है बात? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिया में भारत सरकार के पास अनाज का गोडाउन है बहुत बड़ा, और वही गोडाउन को हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। इसी गोडाउन में जो सरकार है अनाज इकट्ठा करके रखती है, और अनाज इकट्ठा करने का काम किसका है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है। शॉर्ट में इसको हम लोग FCI कहते हैं। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI परचेजेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में अनाज की खेती सबसे ज़्यादा हुआ इस बार, तो सरकार वहाँ पे जाती है, किसानों से उसका अनाज खरीद के सरकार अपने गोडाउन में यानी कि बफर स्टॉक में जाके स्टॉक कर देती है, जमा कर देती है। क्यों करती है? ताकि इंडिया में किसी प्रकार का समस्या आ गया, कहीं पे भूकंप वगैरह यदि आ गया, तो वहाँ पे जाके उस अनाज को इस्तेमाल हम लोग कर सकें। और हर स्टेट में जो आप देखते हो राशन का दुकान, इस राशन के दुकान पे भी अनाज कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। ठीक ना? अब देखो, सरकार अनाज खरीदेगी तभी तो राशन के दुकान पर अनाज आएगा। तो सरकार पहले अनाज किसानों से खरीदती है, फिर कम दाम में हम लोगों को राशन दुकान के थ्रू दे देती है। आगे बढ़ते हैं।
द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी। अब देखो पहले आप ना इसको समझो कि एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो होता क्या है ना, बेसिकली गाँव में अनाज मतलब खेती करने से पहले ही गाँव में गवर्नमेंट जाती है, समझना इस पूरे कहानी को समझना होता क्या है। अनाज लगाने से पहले ही मतलब खेती करने से पहले ही गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है वो गांव में जाती है और किसानों से बात करती है कि भैया तुम जो चावल गेहूं का खेती करोगे हम उस अनाज को खरीद लेंगे और हम तुमको पैसा देंगे इतना। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि 1 केजी चावल का हम आपको दाम देंगे 20 रुपया, ठीक। तो किसान ने बोला कि ठीक है हम खेती करते हैं, अनाज जब हो जाएगा तो आप लेके चले जाइएगा और बाकी जो पैसा मेरा होगा वो हमको दे दीजिएगा। इससे देखो 2 फायदा है, किसान को भी फायदा है और गवर्नमेंट को भी फायदा है। पहला क्या, किसान को क्या फायदा है वो समझो। मान लीजिए सपोज करिए कि उन्होंने खेती किया और खेती करने के बाद जब वो अनाज को काटे अपने खेतों से तैयार कर लिया तो चावल का दाम घट के हो गया 20 रुपये से 10 रुपया। अब यदि वो किसान मार्केट में जाके बेचेगा उसको लॉस हो जाएगा। अब वो किसान क्या करेगा, अपना अनाज बेच देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने पहले क्या बोल दिया है कि हम आपके अनाज को 20 रुपये केजी के हिसाब से खरीद लेंगे चाहे मार्केट में कुछ भी दाम हो। तो मार्केट में अनाज का प्राइस है 10 रुपया केजी, सरकार खरीद लेगी 20 रुपया केजी। तो बताइए किसान को फायदा हुआ कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब सवाल है कि इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट को फायदा ये हो गया कि उसको अपने गोडाउन में बफर स्टॉक में रखने के लिए अनाज मिल गया। समझ में आ रही है बात? अब इसमें ज़्यादा फायदा किसका है? किसान का फायदा है ज़्यादा। सरकार को तो अनाज कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन किसान का फायदा क्या है इसमें? ज़्यादा है। इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यदि कोई आपसे चलते फिरते पूछे कि बताइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो सिंपल से बताना कि खेती स्टार्ट करने से पहले ही गाँव में गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर बेसिकली, वो आते हैं और किसानों को बोलते हैं कि तुम जो भी चावल दाल गेहूँ जिस भी चीज़ का खेती करोगे उसका हम अनाज इस रेट में खरीद लेंगे। अब मार्केट में जो भी प्राइस हो, महंगा हो या फिर कम हो, हमको से मतलब नहीं है, हम तुमको इतने प्राइस में अनाज खरीद लेंगे तुम्हारा हम, ठीक ना। और किसान क्या करते हैं, उसके ऊपर साइन कर देते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है भाई उस टाइम पे फसल कटने के बाद अनाज का प्राइस मार्केट में जो भी होगा हमको से मतलब नहीं होगा, हम आपको अनाज उतने प्राइस में दे देंगे जितने प्राइस में अभी बात हुआ। तो मान लीजिए कि बात हुआ कि 20 रुपये केजी के हिसाब से हम आपका चावल खरीदेंगे, तो 20 रुपये केजी के हिसाब से ही गवर्नमेंट आपके अनाज को खरीद लेगी। हाँ, मान लीजिए कि मार्केट में दाम ज़्यादा रह गया तो किसान का लॉस हो जाएगा फिर, ठीक ना। मान लीजिए कि मार्केट में प्राइस हो गया चावल का 30 रुपया, और आपने तो पेपर पर पहले साइन कर दिया था तो आपको 20 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसान का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना ज़्यादातर केस में किसानों को मार्केट में ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि जब अनाज का कटाई होता है ना, जब अनाज तैयारी होता है तो मार्केट में प्राइस उसका घट जाता है, तो किसान क्या कर लेती है फिर उसी प्राइस में खरीद लेती है जिस प्राइस उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया था। तो किसान ने मतलब गवर्नमेंट ने बोला, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर ने बोला कि हम आपके अनाज को 20 रुपये केजी के हिसाब से खरीद लेंगे। ये जो 20 रुपये केजी हुआ ना, ये हो गया हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, यानी कि फसल लगाने से पहले ही गवर्नमेंट जो है ये प्राइस डिसाइड कर लेती है कि हम आपका अनाज इतने रुपए में खरीद लेंगे। किसानों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो, ठीक ना, ठीक ना, ये चीज़ होता है। अगला हमारा बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफिसिट एरियाज एंड अमॉन्ग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। अब देखो होता क्या है, गवर्नमेंट ने अनाज किससे खरीदा? किसानों से। कितने दाम पे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था उतने दाम पे किसानों से गवर्नमेंट ने अनाज खरीद लिया। अब अनाज गवर्नमेंट उतना रखेगी कहाँ पे? बफर स्टॉक में रखेगी, यानी कि अपने गोडाउन में रखेगी। अब सरकार क्या करेगी, वही अनाज गोडाउन से निकाल के, बफर स्टॉक से निकाल के राशन दुकान पे दे देगी। अब हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं और कम दाम में हमको अनाज मिल जाता है। तो बताइए इसमें नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ कि नहीं हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोगों से प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको हमारा क्या चाहिए? भलाई चाहिए।
समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट अनाज एक बार खरीद लेती है किसानों से, गवर्नमेंट जो है वो अनाज को बफर स्टॉक में स्टॉक कर देती है, जमा कर देती है, और वही अनाज सरकार बेचती है कहाँ से? राशन दुकान से। और राशन दुकान पे हम लोग कम पैसा लेके जाते हैं, अनाज लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे और हाँ, मतलब कभी कभार फ्री में भी मिलता है, जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम पे अनाज फ्री में मिल रहा था। अभी भी लगता है कहीं कहीं फ्री ही है ना, अभी भी फ्री है, लेकिन हमेशा से फ्री नहीं था। कभी कभार, मतलब कभी कभार नहीं, पहले पैसा लगता था लेकिन बहुत कम, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो, बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। बफर स्टॉक यानी कि वो गोडाउन किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक ना। टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफिसिट एरियाज। क्यों बनाया जाता है? ताकि उस एरिया में हम अनाज जाके दे सके जिस एरिया में अनाज का कमी हो गया है, या फिर जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, वो महंगे मार्केट में जाके अनाज खरीद के नहीं खा सकते हैं, तो कम से कम सस्ते दाम में वो अनाज खरीद के सरकार के द्वारा खा लें, ठीक है ना। एंड अमॉन्ग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट। यानी कि जैसे मान लीजिए मार्केट में, मतलब दुकान में चावल का दाम है 30 रुपये के जी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? राशन दुकान पे वही उसी प्रकार का चावल जो है वो 10 रुपये 12 रुपये के हिसाब से बेचेगी। तो वही लिखा हुआ मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब हो गया कि मार्केट में अनाज का जो भी दाम रहेगा, उस दाम से कम दाम में राशन के दुकान पे हम लोगों को अनाज मिल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इशू प्राइस। यदि कोई पूछे कि बताइए इशू प्राइस क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि मार्केट में जो भी प्राइस है अनाज का, उस प्राइस से कम प्राइस में हमको अनाज मिल जाता है राशन के दुकान से, ठीक ना। ये हमारा एक फायदा हो जाता है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? एक राशन कार्ड होना चाहिए। बफर स्टॉक ऑल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी। यानी कि मान लीजिए कंट्री में कोई घटना घट गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे लोगों को अनाज चाहिए ना, तो वहाँ पे अनाज कहाँ से जाएगा? बफर स्टॉक से ही जाएगा। तो बफर स्टॉक बेसिकली गोडाउन है सरकार का, जहाँ पे वो अनाज खरीद के किसानों से इकट्ठा करके रखती है, और वही अनाज वो वैसे वैसे जगह पे देती है जहाँ पे सरकार को देने का ज़रूरत पड़ता है। कहीं पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे अनाज बफर स्टॉक से ही जाता है ना। राशन दुकान पर जो अनाज आता है वो भी बफर स्टॉक से ही आता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा बफर स्टॉक कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सब कुछ? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा क्या है, ये हम लोग समझेंगे। पिछले वाले क्लास के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये देखा था कि गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि हर प्रकार के लोगों तक अनाज पहुंच जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट के पास कितने सिस्टम है? 2 सिस्टम है। पहला हमारा सिस्टम था बफर स्टॉक, और दूसरा था हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक में हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों से अनाज खरीद लेती है ना, अपने गोडाउन में, और हम लोगों को राशन दुकान के थ्रू कम दाम में दे देती है, ठीक है। तो ये बफर स्टॉक हम लोग देख चुके थे। अगला जो हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट हर प्रकार के लोगों तक कम से कम दाम में अनाज पहुंचाना चाहती है, वो सिस्टम है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आइए हम लोग अपने नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखते हैं क्या है ये हमारा, और इसमें क्या नया बात जानने को मिलता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है द फूड ऑब्टेन्ड बाय द FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमॉन्ग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भी अनाज खरीदती है किससे? किसानों से। वो अनाज पहले वो क्या करती है? अपने गोडाउन में रखती है, और सरकार उसी अनाज को फिर कम दाम में वैसे लोगों को बेच देती है जिस लोगों के पास पैसा कम होता है। यानी कि कम दाम में उस अनाज को सरकार बेचती है। कहाँ पे बेचती है? लाके राशन के दुकान पे बेचती है। बस उसके लिए आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि सरकार यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से जो अनाज खरीदती है उसी अनाज को सरकार गरीब आदमी को कम दाम में बेच देती है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या करती है, किसानों से अनाज खरीद लेती है, ठीक ना, और उस अनाज को सरकार अपने पास गोडाउन में इकट्ठा करके रखती है, यानी कि बफर स्टॉक में, ठीक। और उसके बाद फिर सरकार कम दाम में राशन दुकान के थ्रू लोगों को अनाज बेच देती है कम दाम में। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। सरकार ने क्या कर रखा है, हर गली हर मोहल्ले में राशन दुकान खोल के रखा है, जहाँ पे उस राशन दुकान पे अनाज सरकार पहुँचा देती है और उस राशन दुकान का किसी एक आदमी को हेड बना देता है, वही कम दाम में राशन कार्ड देख के लोगों को कम दाम में अनाज बेचता रहता है, ठीक है। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। बात करें हम लोग अपने पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया में लगभग 5.5 लाख यानी कि लगभग 5.5 लाख के आसपास राशन दुकान है हमारे पूरे इंडिया में, जहां पे अनाज गरीब लोगों में बांटा जाता है कम दाम में, या फिर कहीं कहीं पर तो फ्री में भी बांटा जाता है। राशन शॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज फेयर प्राइस शॉप। राशन दुकान का एक और नाम है फेयर प्राइस शॉप। इसका मतलब हो गया कि वहां पे जो अभी आपको अनाज मिलेंगे उसका जो कीमत है वो बहुत ही कम रहेगा, फेयर रहेगा। फेयर का मतलब कम रहेगा मार्केट के मुकाबले। मार्केट में अनाज का जो भी दाम रहे उससे बहुत कम दाम में आपको यहाँ पे अनाज मिल जाता है, ठीक है। आगे, राशन शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग। अब सवाल है कि राशन दुकान में हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है। तो राशन के दुकान पे हम लोगों को फूड ग्रेन मिलता है। फूड ग्रेन में हमारा चावल आ गया, गेहूं आ गया, है ना, फिर से वो दाल आ गया, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगे। चीनी भी मिलता है, केरोसिन ऑयल भी मिलता है, ठीक ना। हालांकि आज के टाइम पे केरोसिन ऑयल मिलना बंद हो गया है, क्योंकि आज लगभग हर घर में बिजली आ चुका है, तो बिजली आ जाने की वजह से केरोसिन ऑयल बंद हो गया है, ठीक ना। खैर ये सब चीज़ें राशन के दुकान पे आता था। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, यानी कि इन सारे चीज़ों को बेचा जाता था उस प्राइस पे जो प्राइस मार्केट में रहता है ना, उससे कम प्राइस पे। जैसे मान लीजिए कि केरोसिन ऑयल का मार्केट में दाम है 20 रुपये लीटर मान लीजिए, तो वहाँ पे वो आपको 8 रुपये 10 रुपये लीटर के हिसाब से मिल जाएगा। तो मार्केट में जो भी प्राइस रहे उससे कम प्राइस में राशन दुकान पे अनाज या फिर कोई भी सामान मिल जाता था, अभी भी मिलता है। एनी फैमिली विथ अ राशन कार्ड कैन बाय दिस आइटम्स एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप, यानी कि किसी भी आदमी के पास यदि राशन का कार्ड है, राशन कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो राशन कार्ड लेके जाएगा दुकान के पास, राशन दुकान में, और वो कार्ड को दिखाएगा और अनाज को लेकर घर कम दाम में लेकर आ जाएगा। इस तरीके से होता है। इन इंडिया 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वेर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो इंडिया में लोगों तक कम से कम दाम में अनाज पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार ने 3 प्रकार के मुहिम चलाए हैं, है ना। तो पहला तो हमारा वही हो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहला तो हमारा यही है, जिसके थ्रू राशन कार्ड यदि आपके पास है तो कम दाम में अनाज मिल जाता है, यानी कि हर लोगों तक अनाज कम से कम दाम में पहुंच सके। इसके लिए सरकार ने 3 प्रकार के व्यवस्था बना रखे हैं। पहला हमारा हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। अगला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि ICDS। ये भी एक प्रोग्राम ही है सरकार के द्वारा चलाने वाला, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे, ठीक ना। उसके बाद फिर आपने देखा होगा जैसे जैसे आज के टाइम पे ना सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, यदि कोई भी मदर अपने बच्चे को जन्म देती है सरकारी हॉस्पिटल में, तो आपने सुना होगा कि उस माँ को कुछ पैसे मिलते हैं सरकार के द्वारा, ताकि आप कुछ महीने अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर सको। तो ये जो बच्चे के पालन पोषण के लिए सरकार पैसा दे रही है, वो क्यों दे रही है? ताकि बच्चे का परवरिश सही तरीके से हो सके। शायद आपने स्कीम सुना होगा कि यदि कोई भी मदर अपने बच्चे को यदि हॉस्पिटल में जन्म देती है तो सरकार उनको कुछ पैसा भी देती है। किसके लिए? बच्चों के लिए, उनके माँ के हेल्थ के लिए, ठीक ना। ये भी एक प्रोग्राम है। उसके बाद है फूड फॉर वर्क, यानी कि FFW। फूड फॉर वर्क बेसिकली गरीब लोगों के लिए था, और वैसे गरीब लोगों के लिए जो कि वर्कर थे। जैसे वो कहीं से काम किए, मान लीजिए काम करके आए लेकिन उनके पास अनाज खाने के लिए नहीं है, तो सरकार अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन बना के रखती थी कि जहाँ पे आप आके खाना खा सकते हैं, ठीक ना। जैसे गुरुद्वारा में होता है ना, आज गुरुद्वारा में आप जाते हो, 24 घंटा गुरुद्वारा में भोजन चलता रहता है, वही इसी प्रकार का।
एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब होगा गरीबी को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम सरकार चलाते रहती है, खास करके कहाँ पे, ग्रामीण इलाके में, गांव वाले इलाके में। तो ओवरऑल कहने का कंक्लूजन ये निकला हमारा कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए, लोगों को अनाज पहुंचाने के लिए कम से कम दाम में गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के तरीके फॉलो करते रहते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि हमारे इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लोगों को राशन दुकान पे कम दाम में अनाज मिल जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये इतना सही तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी कि हर प्रकार के लोगों तक, चाहे वो गरीब है या फिर उसके पास पैसा नहीं है या फिर घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तो किसी भी प्रकार के लोगों उसके पास अनाज पहुंच सके, वो भरपेट खाना खा सके, इसके लिए सरकार ने किस प्रकार का मुहिम चलाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सरकार ने बोला कि आप बस एक राशन कार्ड बनवा लो, उसके बाद फिर आप राशन कार्ड को लेकर दुकान पे चले जाना, वहाँ पे आपको कम दाम में अनाज मिल जाएगा। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था सरकार के द्वारा जो चलाया गया। उसके बाद द कवरेज ऑफ पीडीएस वाज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। अब देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना एक यूनिवर्सल चीज था। यूनिवर्सल चीज का मतलब हो गया कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता था, ठीक ना, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। बस आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपका जाति क्या है, धर्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जाके राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं, ठीक ना। तो अच्छा सिस्टम था ये। Over the years, the policy related to public distribution system यानी कि PDS has been revised to make it more efficient and targeted। समय समय पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नए नए प्रकार के बदलाव करते रहते हैं गवर्नमेंट, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसका मिल सके। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, पहले के टाइम पे क्या था, मतलब कोरोना के टाइम पे आपको राशन के दुकान पे अनाज मिलता था कम दाम में, अनाज मिलता था लेकिन पैसा लगता था, लेकिन कम लगता था। लेकिन कोरोना के टाइम पे आपने क्या देखा, कोरोना के टाइम पे राशन के दुकान पे अनाज फ्री में मिलने लगा। वही बात यहाँ पे कहा गया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में समय समय पर गवर्नमेंट जो है अलग अलग प्रकार के बदलाव करते रहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इन 1992 revamped पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि RPDS was introduced in 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री। हमारे कंट्री के 1700 ब्लॉक्स में यानी कि 1700 अलग अलग जगहों पर पीडीएस का जैसा ही एक सिस्टम और लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। उस सिस्टम का नाम था रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता था वो देखो, द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। इसमें बेसिकली इनको ये काम दिया गया था, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ये काम दिया गया था कि जाइए आप ये पता लगाइए कि गाँवों में और दूर दराज वाले इलाके में इससे कितने लोग हैं जिनको कि अनाज पीडीएस के थ्रू नहीं मिल पा रहा है। तो आप जाइए उनका समस्या सुनिए और उनका राशन कार्ड बनवाइए, ताकि वो भी पीडीएस का बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या काम था, तो बताइएगा कि उनका काम यही था कि वो गाँव गाँव जाते थे, लोगों से पूछते थे कि आपको खाने का अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिनको नहीं मिलता था उनका राशन कार्ड बनवाते थे और उनको पीडीएस के थ्रू राशन दिलवाते थे, ये उनका काम था। अगला हमारा एक और है, इन 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक और सिस्टम लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, उसका नाम था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि TBTS was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। अब देखो इसका क्या काम था, इसका भी सेम ही काम था। इनका भी काम ये था कि आप गांव वाले इलाके में जाइए, जंगलों में जाइए, जो आदिवासी लोग रहते हैं वहां पे जाइए और देखिए कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग कौन है, जिनको कि खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो वैसे लोगों को पकड़ो और वैसे लोगों को पीडीएस का बेनिफिट दिलवाओ, उनको अनाज दिलवाओ कम दाम में, है ना। तो ये कहने का मतलब वही है यहाँ पे कि पीडीएस के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके, इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पर उसमें बदलाव करते रहते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक और है, इन 2000
2 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड लाइक अंत्योदया अन्न योजना यानी कि AAY एंड द अन्नपूर्णा स्कीम यानी कि APS विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन। अब 2000 में सरकार के द्वारा 2 स्कीम और लाया गया। एक का नाम था अंत्योदया अन्न योजना और दूसरा था अन्नपूर्णा स्कीम। इन दोनों का यही काम था कि आप देखो यहाँ पे लिखा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी कि गरीब में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको ढूंढिए और उनको पीडीएस का फायदा दिलवाइए, ठीक है। और इंडिजेंट सीनियर सिटीजन यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़े लोग हैं, देखो बूढ़े लोगों को भी खाने का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा तभी वो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वैसे लोगों की भी आप ढूंढो और उनको पेंशन वगैरह का जरूरत है तो उनको पेंशन दिलवाओ ठीक ना। तो ये भी 2 स्कीम था हमारा, अंत्योदया अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। इसमें गरीबों में भी जो गरीब है वो और जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया गया कि इनको पीडीएस का सिस्टम दिलवाओ और यदि बूढ़े व्यक्ति हैं उनको पेंशन का जरूरत पड़ेगा तो उनको पेंशन दिलवाओ, ठीक ना। तो इस तरीके से काम चलता था। उसके बाद द फंक्शनिंग ऑफ दीज 2 स्कीम्स वाज लिंक्ड विथ द नेटवर्क ऑफ द पीडीएस यानी कि इन दोनों स्कीम को किससे लिंक कर दिया गया? पीडीएस से लिंक कर दिया गया कि चाहे आप बूढ़े व्यक्ति हो, चाहे आप गरीब में भी सबसे गरीब हो, यदि आपको खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा है तो आप पीडीएस का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अनाज बांटा जाता है राशन के दुकान पे उसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरा बात चल रहा है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर ही बात चल रहा है, यानी कि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गरीब लोग उसको ले सके, खा सके, अपना घर परिवार चला सके। इसके लिए सरकार टाइम टाइम पर अलग अलग प्रकार के स्कीम लॉन्च करते रहते हैं ताकि पीडीएस का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सके, उसका बेनिफिट उठा सके। आगे, द पीडीएस हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। यानी कि हर इंसान तक अनाज पहुंच सके, कम दाम में पहुंच सके, हर कोई उसका बेनिफिट उठा सके। सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ये सबसे बेस्ट स्कीम में से एक है। समझ में आ रही है बात? पीडीएस के थ्रू सरकार क्या करती है? गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज देती है और सबसे बड़ी बात कम दाम में देती है, कभी कभार तो फ्री में भी बांट देती है। समझ में आ रही है बात? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाया गया, स्कीम बढ़िया था या खराब था? बहुत अच्छा था और आज भी स्कीम काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद समटाइम्स FCI गोडाउन्स मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास जो गोडाउन होता है जहां पे वो अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं, आर ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन्स विथ सम रोटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स। इतना जो आपने पढ़ा ये सब कुछ बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ खराबी भी नजर आता है हम लोगों को। जैसे जो FCI का जो गोडाउन होता है ना, जहां पे अनाज बहुत ज्यादा इकट्ठा किया हुआ रहता है, कभी कभार अनाज वहां पे बर्बाद भी खूब होता है क्योंकि गोडाउन बहुत बड़ा होता है। यदि सही तरीका से आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, देख रेख नहीं करोगे, तो वैसी बात है उस अनाज में चूहे खा, मतलब उस अनाज में दीमक लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, और कई बार तो उस अनाज में यदि चूहा फैल गया तो पूरा अनाज बर्बाद कर देता है। तो इसमें थोड़ा बहुत समस्या भी देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। कभी कभार सरकार ज़्यादा ही अनाज खरीद लेती है, गोडाउन में रखने के लिए जगह ही नहीं बचता है, तो अनाज बाहर में रखे रखे सड़ता रहता है। उसके बाद थोड़ा और बात करें तो चूहा जो है वो अनाज को खाता रहता है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विथ FCI वाज 65.3 मिलियन टन्स विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। यानी कि एक गोडाउन में कितना अनाज रखना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा ही अनाज सरकार के पास हो गया था। कब? 2014 में। कितना हो गया था भाई? 65.3 मिलियन टन। सोचो, मतलब कहने का है एक नियम है ना कि आप गोडाउन में इतना अनाज ही रख सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा सरकार अपने पास अनाज इकट्ठा कर ली थी। तो बताइए वो अनाज खराब होगा कि नहीं होगा? तो बहुत अनाज बर्बाद हो गया। आगे बर्बाद हो गया, कुछ चूहा खा लिया, कुछ पानी में बारिश हुआ सर गल गया, बर्बाद हो गया। अगला, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज डबल्ड इन रूरल इंडिया एंड इंक्रीज्ड बाय 66% इन अर्बन इंडिया। अब देखो एक बात बताइए, सबसे ज्यादा अनाज कहाँ के लोग खाते हैं, गांव के या शहर के?
गांव के लोग, क्योंकि गांव के लोग अनाज इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो काम ज्यादा करते हैं, और काम वो भी कैसा, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि पर कैपिटा कंजम्पशन। पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब हो गया कि एक आदमी एक दिन में कितना अनाज खाता है। तो ऑब्वियस बात है, गांव के लोग ज्यादा खाते हैं। बात करें चावल का, तो गांव के लोग चावल डबल खाते हैं, क्योंकि उनको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है। चावल ही नहीं, रोटी भी वो लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करना पड़ता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, ठीक ना। तो उसका डबल हो गया सीधा। वही बात करें हम लोग अर्बन इंडिया में, शहरों में, तो वो 66% हमारा बढ़ा है, ठीक ना। आगे, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस व्हीट हैज डबल्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। यानी कि देखो, पहले बात करें चावल के बारे में, तो चावल का इस्तेमाल गाँव में डबल हो गया है और शहरों में वो 66% हो गया, मतलब कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा, क्योंकि शहर के लोग चावल थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ठीक ना। समझ रही है बात। देखो, गांव के लोग चावल खाते हैं, लेकिन जितना खाते हैं उससे डबल खा लेते हैं। लेकिन गांव में चावल लोग कम खाते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग खाते हैं। इसका मतलब ऐसे समझो, यदि गांव में एक आदमी चावल खाएगा तो हो सकता है कि वो 2 प्लेट चावल खा ले, ठीक। लेकिन इंडिया में क्या है, वही 2 प्लेट चावल 2 आदमी खाएगा। तो गांव में क्या है, एक आदमी ज्यादा खा ले रहा है, लेकिन शहर में उतना ही अनाज 2 आदमी मिलके खा रहा है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। और गेहूं के साथ क्या कंडीशन है, गेहूं के साथ कंडीशन है कि जितना गेहूं शहर में इस्तेमाल होता है उतना गांव में भी इस्तेमाल होता है। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है, चाहे बात गेहूं का है चाहे बात वो चावल का हो, दोनों का इस्तेमाल जो है वो डबल हो गया है, ठीक ना। आगे, समटाइम्स पीडीएस डीलर्स आर फाउंड मेक यूज ऑफ माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन। कई बार जो राशन दुकान के मालिक होते हैं वो भी गलती करते हैं, कई बार वो फ्रॉड कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे राशन दुकान पर जो चावल होता है उसको क्या करते हैं, वो मार्केट में जाके बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं। और जब लोग खरीदने के लिए आते हैं तो बोलता है कि सरकार के द्वारा अभी तक अनाज आया ही नहीं इस महीने में, तो बच जाता है, वो पैसा कमा लेता है वो बेच के मार्केट में। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन, अच्छा क्वालिटी का जो अनाज वो मार्केट में बेच देगा और खराब क्वालिटी का जो अनाज है वो राशन के दुकान पे बेचेगा। तो यहाँ पे भी गलती उनका नजर आता है कभी कभार। इररेगुलर ओपनिंग ऑफ द राशन शॉप, राशन शॉप हमेशा नहीं खोल के रखेगा, कभी कभी खोलेगा, तो ये भी एक समस्या है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा पीडीएस, लेकिन उसमें कुछ कुछ गड़बड़ी भी नजर आता है। यदि उसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो पीडीएस सिस्टम बहुत ही हमारा अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक और अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए, इस टॉपिक को भी शुरुआत किया जाए। इसमें हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अच्छा पहले तो आप ये समझो कि कोऑपरेटिव्स क्या होता है। देखिए, कोऑपरेटिव बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि अलग प्रकार के काम करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। कोऑपरेटिव जो होते हैं ना, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन ये सारे नियम कानून मानते हैं किसके, गवर्नमेंट के। ये होते हैं कौन, कुछ ग्रुप के लोग होते हैं। मतलब कि कोऑपरेटिव का मतलब हो गया कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो किसी प्रकार के कामों को करते हैं, लेकिन ये सारे नियम कानून किसका मानते हैं, गवर्नमेंट के नियम कानून को मानते हैं। मतलब कि ये सही तरीके से काम करते हैं। तो अब फूड सिक्योरिटी में यानी कि हर प्रकार के लोगों को सही तरीके से अनाज खाने पीने का सामान मिल सके, इसके लिए कोऑपरेटिव क्या कर रहा है देखते हैं। पहला पॉइंट, द कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि इंडिया के साउथ में और इंडिया के वेस्ट में फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का जो काम है वो कोऑपरेटिव भी अच्छा काम करती है। यानी कि इंडिया के साउथ में और इंडिया के वेस्ट में हर लोगों को अनाज मिल सके, सरकार तो काम कर ही रही है वहाँ पे, कोऑपरेटिव्स भी वहाँ पे काम करते हैं ताकि लोगों को अनाज कम दाम में मिल सके और अपना घर चला सके। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब वही कुछ लोगों का ग्रुप है बेसिकली, सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल। ये लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे दुकान खोल देते हैं और उस दुकान में कम प्राइस में चीज़ों को बेचते हैं। ठीक राशन दुकान की तरह ही ये लोग भी काम करते हैं, कम दाम में लोगों को अनाज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एक एग्जांपल का यदि हम लोग बात करें, जैसे आउट ऑफ ऑल राशन शॉप, जिसको हम लोग फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, हमने बात किया था, आउट ऑफ ऑल राशन शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय कोऑपरेटिव। सोचो, बात करें हम लोग तमिलनाडु का, तमिलनाडु में यदि 100% राशन शॉप है तो उसमें से 94% राशन शॉप कौन चला रहे हैं? वहां के कोऑपरेटिव चला रहे हैं। सोचो, यानी कि 6% ही राशन शॉप है जो केवल वहां पे गवर्नमेंट चला रही है, बाकी 94% राशन शॉप जो है वो वहां के कोऑपरेटिव चलाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि साउथ इंडिया में जो कोऑपरेटिव है अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिल्ली मदर डेयरी इज रन बाय द कोऑपरेटिव। मदर डेयरी आपने सुना होगा, मदर डेयरी का आइसक्रीम वगैरह भी आता है। तो ये जो मदर डेयरी है ये कौन चला रहा है? कोऑपरेटिव ही चला रहा है। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक ना, आगे। मदर डेयरी इज मेकिंग स्टेप्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यानी कि ये जो हमारा डेयरी मदर डेयरी है ये कोऑपरेटिव ही है, लेकिन किसके कानून को ये मानता है? गवर्नमेंट के कानून को। ऑब्वियस सी बात है, मदर डेयरी शुरुआत हुआ दिल्ली से, तो किसके कानून को मानेगा? दिल्ली के कानून को ये मानते हैं। तो मदर डेयरी जो है ना वो किस फील्ड में काम कर रही है? मिल्क और वेजिटेबल के फील्ड में, यानी कि कम दाम में दूध और कम दाम में लोगों को सब्जी मिल जाए, इसके लिए वो काम करती है। अब दूध का प्राइस कितना होगा, कौन सी सब्जी का प्राइस कितना होगा, ये डिसाइड करता है दिल्ली का गवर्नमेंट। ठीक ना, यदि दिल्ली का गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा तो हो सकता है ना कोऑपरेटिव मनमानी प्राइस रख दे। इसीलिए ये जो मदर डेयरी है ये दूध सब्जी जो भी बेचेगा उसी प्राइस पे बेचेगा जिस प्राइस पे दिल्ली का गवर्नमेंट इसको बेचने के लिए बोलेगा। ठीक है ना। उसके बाद अमूल, अमूल का भी आपने दूध देखा होगा। अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। ध्यान रखिएगा, मदर डेयरी दिल्ली का और अमूल गुजरात का। तो अमूल जो है वो भी हमारा कोऑपरेटिव के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन कहाँ से? गुजरात से। ठीक ना। और अमूल का तो आप देखते ही होंगे, दूध आता है, आइसक्रीम आता है ना, फिर से पनीर भी आता है, ये सब आता है। सिमिलरली, ये तो हो गया हमारा कुछ अलग चीजें, आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। सिमिलरली इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी कि एडीएस हैज फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर गेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखो यहाँ पे है क्या, महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जो एनजीओ होता है ना, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ भी लोगों के भलाई के लिए ही काम करते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को खाना खिलाना, इस प्रकार की चीज़ों का ये करते हैं। तो ये जो है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पूरे महाराष्ट्र में छोटे छोटे जगह पर एनजीओ खोल दिया है। और वो एनजीओ क्या करता है, गरीब बच्चों को खाना, पढ़ाई, कपड़ा, बुक, पेन, पेंसिल, इन प्रकार की चीज़ों को वो प्रोवाइड करते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो कोऑपरेटिव है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है या फिर जो एनजीओ में लोग होते हैं वो सारे कौन लोग होते हैं? मोहल्ले ही के लोग होते हैं, वो लोग लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक ना, आगे। एडीएस यानी कि वही एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, एडीएस ऑर्गेनाइजेज ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओ, यानी कि एनजीओ में जितने भी लोग काम करेंगे जो गरीब लोगों के बच्चों को खाना वगैरह देंगे उनको ट्रेनिंग भी ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। सोचो कितना अच्छा बात है, मतलब कि एनजीओ में लोग किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, कैसे लोगों को समझेंगे, कैसे उनके साथ खड़े होंगे, है ना, मुसीबत में। तो ये एडीएस जो है यानी कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये एनजीओ को ट्रेनिंग भी देता है। तो बहुत अच्छी बात है ना। इससे क्या होता है, महाराष्ट्र में गरीब से गरीब बच्चे भी अपने बच्चों को खाना खिला पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, सब कुछ। आगे, द एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। अब देखो, एडीएस ग्रेन बैंक मतलब हो गया कि ये जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है इन्होंने अपना खुद का गोडाउन बना रखा है। सोचो, एडीएस ग्रेन बैंक का मतलब क्या हो गया, इनका खुद का गोडाउन है जहां पे ये किसानों से अनाज खरीद के वहां पे अनाज इकट्ठा करके रखती है, और जिस भी प्रकार के लोगों को अनाज का जरूरत पड़ता है, गरीब लोगों को, ये यहाँ से निकाल के गरीब लोगों को अनाज दे देती है। तो समझ में आया पूरा कहानी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कई सारे एनजीओ को चलाता है, और इस एनजीओ क्या करते हैं, लोगों के, गरीब लोगों को मदद करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा,
है ना, खाना पीना सब देखता है, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो हमारा एडीएस है यानी कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इन्होंने अपना खुद का गोडाउन बना रखा है अनाज का, वहाँ पे अनाज इकट्ठा करते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को अनाज फ्री में बांट देते हैं ताकि तुम लोग अच्छे से खाओ पियो पढ़ो लिखो ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट। और चैप्टर तो कंप्लीट हुआ ही हुआ, इसके साथ ही हमारा हो गया पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट। और इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट हुआ, इसके साथ साथ हमारा पूरा क्लास 9 का जो हिस्ट्री था वो हो गया कंप्लीट। अब बताइए अपने चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को ये है कि हमारा आज जो है इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर था वो खत्म हो गया, इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स भी पूरा खत्म हो गया, और इसी के साथ हमारा पूरा क्लास 9 का जो हिस्ट्री का सिलेबस था, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 9 के एसएसटी के अंदर चारों किताब को, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, सबको हमने कंप्लीट किया। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।